Hi friends. So to the in last video uh, हमने 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में उसके कुछ फीचर्स के बारे में समझा था. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रजिस्टर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर. सो एक 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में. और ख़ास तौर पे हम इस वीडियो में 8086 माइक्रो प्रोसेसर के एक सेक्शन की यानी एग्जीक्यूशन यूनिट में कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्किटेक्चरल डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा. और जैसा कि हमने समझा था कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है. एक होता है एग्जीक्यूशन यूनिट और दूसरा होता है बस इंटरफेस यूनिट. तो आप जो ये एरिया देख पा रहे हो ये है आपका बस इंटरफेस यूनिट और ये एरिया है आपका एग्जीक्यूशन यूनिट. तो जब हम लोग एग्जीक्यूशन यूनिट की बात करें तो एग्जीक्यूशन यूनिट में, चूंकि इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली एग्जीक्यूशन यूनिट के सारे रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एग्जीक्यूशन यूनिट्स के जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जिसमें कि ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स एंड डी एक्स, ये चार जो आप देख रहे हो, ए एच, ए एल, बी एल, सी एल, डी एल, ए एच, बी एच, सी एच, ये चार 16 बिट के रजिस्टर है जो कि 8 8 बिट के रजिस्टर में डिवाइडेड किए हुए हैं, ए एच और ए एल, बी एच और बी एल, लो हाइयर और लोअर में. इसके अलावा यहाँ पे स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स. इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली इस फ्लैग रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फ्लैग रजिस्टर क्या होता है और इसमें कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं. तो शुरू करते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन यूनिट में जो रजिस्टर्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. सो तो एग्जीक्यूशन यूनिट 16 बिट के 8 जनरल रजिस्टर को रखता है और ये डिवाइडेड होते हैं दो में. पहला कहलाता है डेटा रजिस्टर और दूसरा कहलाता है पॉइंटर्स एंड स्टैक इंडेक्स रजिस्टर. तो जैसा भी हम लोगों ने इस इमेज में देखा, ये है हमारा डेटा रजिस्टर, ये जो आप देख रहे हो, ये जो घेरा है, और ये जो चार है ये पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स हैं. तो जब डेटा रजिस्टर की बात करेंगे, डेटा रजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनरल पर्पस रजिस्टर है, इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं. स्टैक पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, क्योंकि ये किसी दूसरे को पॉइंट करते हैं या इंडेक्सिंग का काम करते हैं, इसलिए इसके पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स के में रखा गया है. इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा तरह का रजिस्टर है जिसको हम लोग फ्लैग रजिस्टर कहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग वो जो चार हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, वो चार जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या है. तो ये जो चार जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसमें कि A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर, B स्टैंड्स फॉर बेस, C स्टैंड्स फॉर डेटा, सॉरी C स्टैंड्स फॉर काउंट एंड D स्टैंड्स फॉर डेटा. अब इनको कहा जाता है ये AX, BX, CX और DX. तो जैसा कि आपको याद होगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी इसी तरह के जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे जो कि 16 बिट के रजिस्टर थे. उनको हम लोग तीन 16 बिट के रजिस्टर के तौर पे यूज कर सकते थे या छः 8 बिट के रजिस्टर के तौर पे यूज कर सकते थे. बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे है. यहाँ पे ये जो ए है, ए एक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया. दिस इज ए हाइयर पार्ट एंड ए लोअर पार्ट. दिस इज बेस हाइयर, बेस लोअर. दिस इज काउंट हाइयर, काउंट लोअर. एंड दिस इज डेटा हाइयर एंड डेटा lower. So AX, BX, CX and DX registers are the data registers. The upper and lower half of the data registers are individually addressable. और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम लोग अलग एड्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग एड्रेस कर सकते हैं. 8085 में ऐसे मैकेनिज्म नहीं थे. या तो आप ये पार्ट इस्तेमाल कर सकते थे या पूरा पार्ट इस्तेमाल कर सकते थे. यहाँ हम इसको भी अलग यूज कर सकते हैं इंडिविजुअली और इससे भी यूज कर सकते हैं. ए एक्स कैन बी एड्रेस्ड एट ए एच ए एल, सॉरी ए एक्स ए एल के तौर पे और ए एक्स के तौर पे. उसी तरीके से बी एक्स, बी एल, बी एच, सी एक्स, सी एल, सी एच, सी एल एंड डी एक्स, DL and DH. Now, what is the purpose of accumulator? तो accumulator can be used for input output operation and string manipulation के लिए accumulator का use किया जाता है. That means that AX, the base register यानी BX register usually contains a data pointer used for based or base indexed or register indirect addressing. तो ये addressing क्या है, इसके बारे में हम लोग एक अलग डिफरेंट वीडियो बना के देखेंगे, समझेंगे कि एड्रेसिंग क्या होता है. तो जब इस तरह की एड्रेसिंग की बात होती है तो यहाँ पे बेस रजिस्टर का इस्तेमाल
किया जाता है। काउंट रजिस्टर नॉर्मली अगर आप प्रोग्राम में जैसे लूप चलाते हो तो वहाँ पे काउंटिंग का काम चलता है, तो वहाँ पे अगर काउंटिंग का काम चल रहा है, लूप चल रहा है, तो उस समय काउंट रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्टिंग में काम चलते, शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या रोटेट इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, तो उसमें जो काउंटिंग की जरूरत होती है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में काउंटिंग की जरूरत होती है, जैसे कि एक स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, तो यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, तो उस टाइम पे ये काउंटर रजिस्टर को यूज किया जाता है, काउंट रजिस्टर को। वहीं पे जब डेटा रजिस्टर की बात करते हैं तो ये डेटा रजिस्टर पोर्ट नंबर्स को स्टोर करता, एक पोर्ट नंबर की तरह यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। ये पोर्ट नंबर जरूरी इसलिए होता है कि आप हमारे कंप्यूटर में किसी भी इनपुट और आउटपुट को जब हम लोग अटैच करते हैं कंप्यूटर में, तो उसका एक स्पेसिफिकली नंबर होता है, वो नंबर से आइडेंटिफाई होता है, ना कि डिवाइस नेम से आइडेंटिफाई होता है। तो वो किस डिवाइस के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो डिवाइस का नंबर क्या है, तो उसी को यहाँ पे पोर्ट नंबर पे हम लोगों ने कहा है। तो वो कोई भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होगा तो ये डिफाइन करने के लिए किस किसके साथ ये काम हो रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे आई ऑपरेशन में पोर्ट नंबर के तौर पे यूज किया जा रहा है। सो अगेन वी हैव द another types of register we have, that is the pointer and index register, जिसमें हमारे पास है स्टैक पॉइंटर है, हमारे पास यहाँ स्टैक पॉइंटर है, हमारे पास यहाँ बेस पॉइंटर है, हमारे पास सोर्स इंडेक्स है और डेस्टिनेशन इंडेक्स है। और अगर देखा जाए तो ये स्टैक को पॉइंट कर रहा है, ये बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और ये सोर्स स्ट्रिंग या इंडेक्स पॉइंटर है, और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, और ये भी एक इंडेक्स पॉइंटर की तरह काम करता है। तो इसको देखते हैं, समझते क्या स्टैक पॉइंटर क्या होता है। तो जब भी हम लोग स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो स्टैक ऑपरेशन बेसिकली है क्या, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में एक जो सेगमेंट होता है या एक तरीका होता है कि डेटा को हम कैसे स्टोर करके उसके साथ कैसे काम करेंगे, दैट मीन्स स्टैक इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो वहां पे क्या होता है ना कि डेटा को स्टोर कैसे करना, डेटा को रिट्राइव करना कैसे। तो स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का, यानी जो सबसे लास्ट में गया, जो सबसे पहले गया, वो सबसे आखिर में आएगा, ऑपरेशन उसका परफॉर्म होगा। तो स्टैक में क्या होता है, उसी स्टैक ऑपरेशन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो स्टैक पॉइंटर जो है कि एक 16 बिट का रजिस्टर होता है, और ये जो सबसे टॉप ऑफ स्टैक पे जो होता है, यानी लेट सपोज कि हमने एक स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये एक स्टैक का आर्किटेक्चर है, ठीक है। और हमने पहले मान लो एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो जो ये जो सबसे टॉप है, इसको हम लोग कहते हैं टीओएस, टॉप ऑफ स्टैक। तो इस जगह पे जो ऑपरेशन हो रहा है, या यहाँ पे जो ऑपरेंड है, यहाँ पे जो परफॉर्म हो रहा है टास्क, इसका एड्रेस ये स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। स्टैक को आप बेहतर तरीके से डेटा स्ट्रक्चर में समझ पाओगे कि स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होता है। सिंपली स्टैक का ऑपरेशन ये है कि हमारे पास कोई भी, अगर लेट सपोज वी हैव a प्लस बी इंटू डी डिवाइडेड बाई ई, तो इस तरह का कोई ऑपरेशन है तो हर ऑपरेशन एक एक करके चलेगा। पहले हम क्या करेंगे, ए बी को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो सबसे ऊपर में जो होता है टॉप ऑफ स्टैक, उसी के एड्रेस को ये पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर। वहीं जब हम लोग बेस पॉइंटर की बात करते हैं तो बेस पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है, और ये पॉइंट करता है डेटा इन स्टैक सेगमेंट, यानी हमने जो डेटा रखा है पूरे स्टैक सेगमेंट में। स्टैक सेगमेंट यहाँ पे जो हमारा बस इंटरफेस यूनिट है, उसमें एक रजिस्टर होता है जिसको हम लोग स्टैक सेगमेंट कहते हैं। तो उस स्टैक सेगमेंट में को ये पॉइंट करता रहता है, यानी वहां से डेटा को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस पॉइंटर का यूज किया जाता है। सो इट इज अ 16 बिट रजिस्टर पॉइंटिंग टू द डेटा इन स्टैक सेगमेंट. It is usually used by subroutines to locate variables that were passed on the stack by calling a program. So जब एक सबरूटीन या फंक्शन कॉल होता है, टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, तो ये वेरिएबल को वहाँ से पास करने के लिए, स्टैक पे कॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो बेस पॉइंटर रजिस्टर इज यूजुअली यूज्ड फॉर बेस्ड इंडेक्स्ड or register indirect addressing. Now we have another type of register in 8086 microprocessor, which is source index and destination index. Both are 16 bit register. Source index
used for indexed, base indexed and register indirect addressing as well as source data address in the string manipulation instruction used in conjunction with the data segment register to point to data location in the data segment. अगर आप इस तरीके से समझो कि हमारे पास बहुत सारा डेटा सेगमेंट में या बहुत सारा डेटा रखा हुआ है हमारे पास, तो हमारा सोर्स डेटा कहाँ है उसको, उसके एड्रेस को सोर्स इंडेक्स क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो अगर हम सोर्स तक पहुंच गए तो उसके बाद की सारी चीजों को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एड्रेसिंग की बात की जा रही है, तो एड्रेसिंग बेसिकली क्या होता है, एड्रेसिंग को मैंने कहा कि एक डिफरेंट वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, एड्रेसिंग क्या होती है। तो जब बेस एड्रेस की बात करते हैं तो बेस एड्रेस में सिंपली क्या होता है कि एक तरह के जितने डेटा है उनको हम एक साथ रखते हैं और उनका जो सबसे पहला डेटा होता है वो जिस लोकेशन पे रखा हुआ होता है उसका एड्रेस रखते हैं, बाकी सब उससे जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम पहले के पास पहुंच गए तो बाकी सबके पास हम आसानी से पहुंच सकते हैं, क्यों, एक दूसरे से सब जुड़े हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेस एड्रेस तक पहुंचना, ताकि हम सारे डेटा तक पहुंच सके। तो वो बेस एड्रेस को ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सोर्स इंडेक्स। वहीं जब लोग डेस्टिनेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो डेस्टिनेशन इंडेक्स इज अ 16 बिट रजिस्टर यूज्ड इन कंजंक्शन विद एक्स्ट्रा सेगमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, ये डेटा सेगमेंट के साथ काम कर रहा था, कौन, सोर्स इंडेक्स। और सिमिलरली ऐसा ही काम एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये भी एक्स्ट्रा सेगमेंट जो रजिस्टर है वो बस इंटरफेस यूनिट में होता है और डेटा सेगमेंट भी बस इंटरफेस यूनिट में होता है। तो डेटा रजिस्टर का जो बेस एड्रेस का, अगर बेस एड्रेसिंग का अगर कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सोर्स इंडेक्स को यहाँ पे एग्जीक्यूशन यूनिट में यूज करना होगा, और अगर एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन सेगमेंट को यूज करना होगा। सो सेम DI is used for indexed, base indexed or register indirect addressing as well as destination and address in string manipulation instruction। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एड्रेस को होल्ड कर रहे हैं। किस एड्रेस को होल्ड कर रहे हैं, पहले एड्रेस को। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में जिसको हम लोग बोलते हैं एरे। एरे में क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को एक साथ रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस एरे को हमें कॉल करना होगा तो कॉल करने के लिए, क्योंकि हर लोकेशन, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, सबका अलग अलग एड्रेस रखने की जरूरत नहीं है। केवल हम इस पोजीशन का अगर एड्रेस रखते हैं तो हम बाकी सारे पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एड्रेस। तो यही इसी का एड्रेस सोर्स इंडेक्स रखता है और डेस्टिनेशन इंडेक्स रखता है। कहाँ का, अगर डेटा रजिस्टर, डेटा सेगमेंट यूज किया गया है तो सोर्स इंडेक्स यूज किया जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज किया गया है तो डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज किया जाएगा एग्जीक्यूशन यूनिट में। द नेक्स्ट वी हैव द फ्लैग रजिस्टर। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रजिस्टर इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, और ये फ्लैग रजिस्टर के बारे में हम लोगों ने 8086 में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे 5 फ्लैग्स होते हैं, यहाँ पे 5 फ्लैग नहीं होते हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 फ्लैग होते हैं और ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, जबकि 8085 में ये 8 बिट का रजिस्टर होता था। तो ये जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं, ये फ्लैग रजिस्टर होते हैं बेसिकली, ये कंटेन करते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटस बिट्स, और ये इंडिकेट करता है रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय CPU। उसका स्टेटस क्या है उसके बारे में यहाँ पे स्टेटस रजिस्टर डेटा को होल्ड करता है, या उसके लिए एक फ्लैग को होल्ड करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के फ्लैग्स होते हैं। पहला फ्लैग है जिसको हम लोग स्टेटस फ्लैग बोलते हैं, और दूसरा तरह का जो फ्लैग है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लैग। जब स्टेटस फ्लैग की बात करते हैं तो स्टेटस फ्लैग क्या करता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और प्रोग्रामर चाहे तो इस फ्लैग को सेट और रिसेट कर सकता है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रक्शन। वहीं पे जब हम लोग कंट्रोल फ्लैग की बात करते हैं तो ये CPU के ऑपरेशन को इनेबल या डिसेबल करता है, और प्रोग्रामर इस पे प्रोग्रामर इसको सेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं CPU ऑपरेशन। इससे कंट्रोल CPU ऑपरेशन को प्रोग्रामर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं स्टेटस के बारे में और कंट्रोल फ्लैग के बारे में। तो जो हमारे पास यहाँ
16 बिट का जो रजिस्टर है उसमें हम लोग केवल 9 बिट का ही यूज कर रहे हैं, बाकी 7 बिट क्या है, अनयूज्ड है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिसमें कि हमारे पास जो हमारा 3 बिट है वो कंट्रोल फ्लैग के तौर पे यूज किया जा रहा है, 6 स्टेटस फ्लैग के तौर पे यूज किया जा रहा है और 7 अनयूज्ड है। ये फ्लैग क्या होता है, बेसिकली एक वैल्यू होता है जिसमें कि हम लोग या तो 0 पुट करते हैं या 1 पुट करते हैं, और ये 0 और 1 एक वैल्यू होता है और ये स्टेटस बताता है, और इसके जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या जो इंस्ट्रक्शन का अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको ये रिकॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। सो हियर वी हैव द स्टेटस फ्लैग रजिस्टर जिसमें कि हमारे पास 16 बिट है, जिसमें कि ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये अनयूज्ड है। बाकी यहाँ हमारे पास इतने सारे फ्लैग्स है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। सो दिस इज कैरी फ्लैग, दिस इज पैरिटी फ्लैग, दिस इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ट्रैप। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 9 स्टेटस है, और वो स्टेटस क्या है उसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारे पास कंट्रोल फ्लैग की बात करें तो कंट्रोल फ्लैग में हमारे पास 3 फ्लैग हैं, जिसमें कि पहला है डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग क्या बताता है, तो अगर ये बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका डायरेक्शन डिफाइन करता है कि अपवर्ड्स जा रहा है या डाउनवर्ड्स जा रहा है। सो इट अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ मूविंग डेटा ब्लॉक्स बाय सच इंस्ट्रक्शन, जैसे अगर MOVS मूव्स, CMPS या SCAS अगर इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, अगर ये इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं तो अगर ये फ्लैग अगर 0 है दैट मीन्स कि ये मूवमेंट कहां हो रहा है डेटा ब्लॉक का, अपवर्ड की तरफ, और अगर ये 1 है दैट मीन्स मूवमेंट कहां हो रहा है डेटा का, डाउनवर्ड्स की तरफ। इसको इस तरीके से समझ लो कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं। लेट सपोज कि हमारे पास 1 से लेके 100 तक नंबर है और हम 56 पे हैं, तो 56 से हम 1 की तरफ जाएंगे या 56 से 100 की तरफ जाएंगे ये डिफाइन कर रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड। और इसको सेट और रिसेट किया जा सकता है, जैसे मैंने कहा था कि प्रोग्रामर इसको सेट रिसेट कर सकता है। तो STD यानी सेट डी या क्लियर डी इंस्ट्रक्शन को यूज करके हम इसे सेट और रिसेट कर सकते हैं। दूसरा जो कंट्रोल फ्लैग हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट फ्लैग, और ये इंटरप्ट फ्लैग बेसिकली जैसा कि हमने पढ़ा है कि इंटरप्ट होते हैं, कुछ इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं 8085 में। तो इंटरप्ट बेसिकली क्या है ना, CPU के ऑपरेशन को जो टास्क चल रहा है उसको रोकने के लिए, उसके नॉर्मल एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए या कुछ नए चीजों के एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर को अगर हम कोई सिग्नल भेजते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरप्ट कहते हैं। तो ये डिफाइन करता है कि इंटरप्ट होगा या नहीं होगा। So dictates whether or not system is interrupts can occur, कि हम इंटरप्ट अगर होगा या नहीं होगा। यानी अगर हम एक टास्क चल रहा है हमारा और हम चाहते हैं कि बीच में हमें कोई ना रोके, तो उस समय हम क्या कर देंगे, इंटरप्ट फ्लैग को 0 कर देंगे। तो ये नहीं, जितने भी इंटरप्ट्स होंगे, इंटरप्ट सिग्नल्स जो हैं उनको ये क्या करेगा, रोक देगा। 8085 में याद करो आपने RST 7.5, 6.5, 5.5 INT और ट्रैप सिग्नल को पढ़ा था। तो वो इन सारे को अगर यहाँ 8086 की बात करें तो वो सारे इंटरप्ट्स को ये क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा, ताकि कोई नया इंटरप्ट नहीं आएगा। तो CPU नॉर्मली परफॉर्म करेगा केवल आपके टास्क के लिए। और अगर 1 किया जाएगा तो यानी इनेबल क्या होगा, इंटरप्ट इनेबल रहेगा। और इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है CLI क्लियर इंस्ट्रक्शन, सॉरी क्लियर इंटरप्ट एंड सेट इंटरप्ट यूज करके। अगला जो हमारे पास फ्लैग है ये है ट्रैप फ्लैग, जो कि कंट्रोल फ्लैग है। ये डिटरमाइन करेगा कि CPU हॉल्ट करेगा किसी एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद या नहीं करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। फिर से समझिए, CPU अगर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया उसके बाद वो रुकेगा या आगे बढ़ जाएगा। तो अगर ये फ्लैग 1 कर दिया जाएगा तो एक स्टेप ये रुकेगा, किस लिए, डिबग और एरर के लिए। और अगर 0 किया जाएगा तो इसका मतलब कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैप फ्लैग। नाउ वी हैव 6 स्टेटस फ्लैग, जिसमें कि साइन फ्लैग
और इनके बारे में इसके बारे में हम लोगों ने 8085 में डिस्कस किया है। साइन फ्लैग क्या होगा, अगर हमारे अर्थमेटिक टास्क और लॉजिक ऑपरेशन का अगर वैल्यू 0 आया है तब ये क्या होगा, वैल्यू 1 ऑफ मीन्स की वैल्यू निगेटिव है, यानी सारे 0 है, और अगर 0 है तो पॉजिटिव है। वहीं 0 फ्लैग की बात कर रहे हैं तो सॉरी साइन फ्लैग में ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, जो नंबर आया उसके लिए ये यूज किया गया। 0 फ्लैग क्या हो गया, ऑपरेशन के बाद जो डेटा आया, रिजल्ट आया, वो 0 है या नहीं है। अ वैल्यू ऑफ 1 मीन्स हियर व्हाट, रिजल्ट इज 0, और अगर 0 रहा तो यानी नॉट 0 है, मतलब कि जो रिजल्ट आया है वो 0 नहीं है। वहीं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बीसीडी एडिशन हो रहा है, तो एक बिट से दूसरे बिट पे अगर हम लोग कैरी भेज रहे हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पैरिटी फ्लैग के बारे में हमने डिस्कस किया था, वहां पे भी ये नंबर ऑफ वंस को ये डिफाइन करता है, यानी अगर एक ऑड होगा तब क्या होगा, और एक का नंबर इवन होगा तो क्या होगा। तो अगर इवन है तो वैल्यू 1 यूज किया जाएगा, और अगर नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, तो 0 किया जाएगा। यानी मान लो हमारे पास एक नंबर है 1001, 1001, यहाँ पे हमारे पास 1 की संख्या कितनी है, 2 है, 1001, तो 2 1 है, मतलब ये इवन नंबर ऑफ 1 हो गया। और अगर यही रहता 10011 तो यानी 1 की संख्या क्या हो गई, ऑड हो गई, तो ऑड होती तो उस समय इस फ्लैग को 0 कर दिया जाता। कैरी फ्लैग यानी जो आपका पूरा डेटा का आपने जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अनसाइंड ऑपरेशन, अनसाइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन को जो परफॉर्म किया टास्क, तो उसके बाद एक कैरी जो जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए, अगर ये कैरी जनरेट होता है तो 1 होगा, और 0 होगा तो नो कैरी होगा। और ओवरफ्लो फ्लैग बेसिकली ये डिफाइन करता है कि जो भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, साइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसका रिजल्ट काफी बड़ा है और वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार कैलकुलेटर्स में जब आप यूज करते हो, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हो तो जिसका रिजल्ट वहां पे नहीं आ सकता है। मान लो कि आपके पास एक 8 कैरेक्टर का 8 नंबर का कैलकुलेटर है, और रिजल्ट जब 9 नंबर में आ जाता है तो लास्ट में वो ई लिख देता है और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो होना, क्योंकि रिजल्ट जो आ रहा है उसको हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पे ये ओवरफ्लो फ्लैग इस्तेमाल किया जाएगा, किसमें, उसको 1 कर दिया जाएगा, यानी जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो कहने का मतलब जितनी कैपेसिटी है आपके पास उससे कहीं ज्यादा डेटा है स्टोर करने के लिए, और 0 है दैट मीन्स नो ओवरफ्लो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्टर्स ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे बस इंटरफ्यूज यूनिट में कौन कौन से रजिस्टर्स है उनके बारे में। थैंक यू।